जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। किसी का कोई क्वेश्चन है अबाउट द प्रीवियस लेक्चर तो प्लीज़ गो अहेड। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स? नो सर जी। चलो, दैट्स गुड। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटर्स की बात हमने की थी। तो ऑपरेटर्स में इसका मतलब है कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चलें, नेक्स्ट हम इसी को लेके चलते हैं। बेसिक अब हम स्टार्ट लेते हैं बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशन इन आर। फॉर एग्जांपल दो अगर मैट्रिसेस हैं, बेसिक ऑपरेशन जाहिर है इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, ट्रांसपोज, आइगन एनालिसिस, पार्टीशनिंग, कॉलम वाइज सम्स और कॉलम वाइज मींस, रो वाइज सम्स और रो वाइज मींस, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, रैंक, ट्रेसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स, डॉट प्रोडक्ट्स, आउटर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं। अब ये अच्छी तरह नोट कर लें कि मैट्रिसेस पे ये चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। इसमें से बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी जो डेटा फ्रेम्स पे भी अप्लाई हो सकेंगी, ठीक है। बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी जो स्ट्रिक्टली सिर्फ उस पे अप्लाई होंगी, मैट्रिसेस पे। बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी जो वेक्टर्स पे भी अप्लाई हो सकेंगी इन कमांड में से, लेकिन वेक्टर्स पे मल्टी अप्लाई होने का मतलब कुछ और होगा, उसका रिजल्ट कुछ और होगा। जब आप मैट्रिक्स के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और हो, ठीक है। ये अब आपने देखना है कि कौन सी चीज़ आपको किस पे अप्लाई करनी है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं बेसिक से। लेट वी हैव टू मैट्रिसेस, ठीक है, ए एंड बी, एंड ए वन, स्मॉल ए वन एंड स्मॉल बी दी स्केलर्स, ए टू आर स्केलर्स। तो इस पे हम बात करते हैं सबसे पहले। और अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, एंड दैट शुड बी increased, ठीक है। तो लेट मैट्रिक्स ए हम बना लेते हैं, मैट्रिक्स सी 5 9 11 12 15 20 22 25 28 30 35 36, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। और n कॉल इक्वल टू 3, and let's see matrix B is equal to matrix C 1 to 12 for example, and n column equal to 3, that is, and let's C is a matrix, okay, that's a matrix for example C 1 to 10 20 20 60 70 and 100, and row equal to for example 4, yeah 3, okay, whether that is 3 is possible, 3 possible नहीं है क्योंकि आपके पास, अब देखें तीनों मैट्रिक्स आपने क्रिएट कर लिए बी सी, ठीक है, ये तीनों मैट्रिक्स आपने क्रिएट कर लिए। अब हम इस पे बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ज़ाहिर एडिशन का ऑपरेशन है, या उससे पहले भी आप देखें, इसमें अगर आप देखें तो यू हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसी पे हम आते हैं सबसे पहले। तो एडिशन के लिए क्या चीज़ हमें चाहिए होती है? टू ऐड टू मैट्रिसेस व्हाट इज रिक्वायर्ड?
प्री इसकी कंडीशन क्या है। अब ये अब आपको पता होनी चाहिए कि इसकी प्री कंडीशन क्या है, क्या प्री कंडीशन वो वैलिड सर है या नहीं, ये दोनों आपने check- मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल यस सर। कंडीशन यही है ना, जाहिर है। ठीक है, अब अगर सेम होनी चाहिए तो अब आपने देखना ये है कि अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, अगर सेम नहीं है तो ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए। ठीक है, उसूलन इसमें एरर होना चाहिए। सबसे पहले डायमेंशन ऑफ ए 4x3, डायमेंशन ऑफ बी 4x3। तो ये डिम की जो कमांड है ये आपको मैट्रिक्स की डायमेंशन प्रोवाइड करती है। आप ये भी चेक कर सकते हैं डिम ऑफ ए यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर एंड डिम ऑफ बी। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर मैंने यूज किया है शायद। ठीक है, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इट विल रिजल्ट इन सम, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर शायद यूज किया है। इट विल रिजल्ट इन लॉजिकल वैल्यूज दैट इज ट्रू। इफ दैट इज ट्रू, ये दो दफा ट्रू क्यों आया है जी। इसका मतलब ये है कि दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है, नंबर ऑफ रोज भी सेम है। ठीक है, जैसे मैं अगर सी का फॉर एग्जाम्पल यहाँ सी करूँ तो दैट विल बी फॉल्स एंड ट्रू। नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो डिफरेंट है, सॉरी सेम है सी और ए के, लेकिन नंबर ऑफ रोज जो है वो डिफरेंट है, सो दैट इज फॉल्स। क्लियर है जी ये बात। तो ये वैसे मैंने आपको एक चेक बताया है। तो मैट्रिक्स ए बी को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इस न्यू मैट्रिक्स का नाम आप रख लेते हैं D1 या M1 इज इक्वल टू A प्लस बी, सिंपली दैट विल बी एडिड। ठीक है, और अगर इसमें सी करने की कोशिश करते हैं तो यू विल गेट एन एरर। ठीक है, ये आपको जरा नजर आ रहा है। नॉन कंफॉर्मेबल अरेज। नॉन कंफॉर्मेबल अरेज का क्या मतलब है कि ये जो मैट्रिसेस आप ऐड कर रहे हैं इनका डायमेंशन जाहिर है सेम नहीं है। क्लियर है जी। तो मैट्रिक्स जो एडिशन है वो एलिमेंट वाइज होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी एलिमेंट वाइज है, उसमें आप सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे तो यू विल गेट दी सब्ट्रैक्टेड मैट्रिसेस। ठीक है, डायमेंशन रिजल्टेंट मैट्रिक्स की जाहिर है सेम होगी। अब अगला जो आपके पास है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जी रमजान, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी एल्स। नो सर। चलें, तो अब बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से क्या मुराद है। मल्टीप्लिकेशन जाहिर है आप मैट्रिक्स जब आप दो मल्टीप्लाई करते हैं तो आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। देयर इज अ वे, आप फर्स्ट रो यू मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स एंड गो ऑन, इस तरीके से आप करते हैं। तो इसके लिए साइन कौन सा यूज होगा, M3 फॉर एग्जांपल, इसका नाम मैं दे रहा हूँ और नाम आप कोई भी दे सकते हैं, परसेंट साइन, और उसके बाद ये प्रोडक्ट का साइन या स्टार, फिर परसेंट साइन एंड बी। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये परसेंट साइन का मतलब ये है कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाह रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी एरर। व्हाई एरर जी। सर क्योंकि मैट्रिक्स ए के कॉलम और मैट्रिक्स बी के रो का साइज सेम नहीं है। सेम होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए must be equal to number of rows of matrix B, that is false। हाँ, अगर मैं C को मल्टीप्लाई कराना चाहूँ तो yes that is true। तो अगर हम C को मल्टीप्लाई करवाएं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, तो that will result in some मैट्रिक्स, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये परसेंट साइन अगर आप नहीं देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप परसेंट साइन नहीं देते तो मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ A और B। अगर आप परसेंट साइन नहीं देते तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा 575 252 18। अब ये क्या है, बेसिकली इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और जिसको आप कहते हैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन आपको शायद जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा ही है ना।
बहुत कम आपको जरूरत पड़ती है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, सिवाय इस वक्त जब आपने एक वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स में से सिर्फ वेरिएंसेस का मैट्रिक्स सेपरेट करना है, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, या इस तरह की कहीं किसी काम के लिए जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपको बहुत कम ऐसी जरूरत पड़ती है कि दो मैट्रिक्स को आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना चाहें, तो दैट इज एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन क्या है, 5 इंटू 1 5, 15 इंटू 5 75, 9 इंटू 2 18, तो इस तरीके से है। क्लियर है जी? जी सर। अब तीसरी ये डिवीजन, व्हाट डिवीजन कैसे करते हैं मैट्रिसेस की? सर एलिमेंट वाइज? एलिमेंट वाइज नहीं कहते, मैट्रिक्स में कोई बेसिकली डिवीजन होती नहीं है, सिवाय अगर स्केलर से आप डिवाइड कर लें तो ये एक सेपरेट चीज है। अदरवाइज मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स के इनवर्स लिए जाते हैं, उनकी डिवीजन नहीं होती। तो इनवर्स जी के जी लिए ये मैं कमेंट्स यहाँ लिख देता हूँ, फॉर गेटिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये नंबर साइन का क्या मतलब है कि ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कमेंट्स के तौर पे मैंने लिखा है। तो सॉल्व की कमांड आप यूज करेंगे, सॉल्व ए। ठीक है, सॉल्व मीन इट विल गिव यू इनवर्स ऑफ ए। अगेन एरर है, व्हाई? स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको फिर क्रिएट करना पड़ेगा टू गेट द इनवर्स। अब ये देखें कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास, यहाँ पे सी स्क्वायर मैट्रिक्स है शायद, ये सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स आप ले सकते हैं, ये आपके पास इनवर्स आ जाए। ठीक है, देन यू हैव उसके अलावा आपके पास इनवर्स आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, ट्रांसपोज जो आपको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ेगा। ट्रांसपोज का, तो ट्रांसपोज सिंपली आप यूज़ करते हैं टी और ब्रैकेट में मैट्रिक्स का नाम, ये कमांड आप लिखते रहें। अगर ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल बी है, तो ट्रांसपोज ऑफ बी विल बी लाइक दिस। ठीक है, इसका टोटली चेंज हो जाएगा। क्लियर है जी? So then you will have b, for example, into transpose of b, it will be, ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। सर जिसके एलिमेंट वाइज भी एक मैट्रिक्स में डिवाइड करना वाला एक बार करके दिखा दें जी सर जी। वो स्केलर को डिवाइड करना है मैट्रिक्स से, फॉर वो एग्जांपल भी ये करके दिखा। मैट्रिक्स है आपके पास में, तो इसको आप स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहें जी मैंने इसको 5 से डिवाइड करना है, तो वो तो सिंपल जिस तरह आप मैट्रिसेस में करते हैं, वेक्टर्स में करते हैं सॉरी, तो जो भी स्केलर है मैट्रिक्स की हर एलिमेंट को उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इस तरह जी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल प्लस करते हैं तो हर एलिमेंट में 5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई स्केलर वैल्यू के साथ कोई डीलिंग कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हर एलिमेंट को एज अ सिंगल वैल्यू लेके उसमें ऐड कर देगा, दैट्स इट। इस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो तो आपको पहले से पता ही है ना वेक्टर से। जी सर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरीके से ट्रांसपोज। इसी तरीके से b इंटू मल्टीप्लाई सॉल्व ऑफ b, तो व्हाट शुड बी द आंसर? इनवर्स ऑफ b, आंसर शुड बी n स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है सॉरी, c, दैट शुड बी। अब ये आपके पास क्या है? ये बेसिकली आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आप गौर करें ना, +0 0 तो 1, 4 पॉइंट और -16 मतलब 0.00016 टाइम्स, देन 0 1 समथिंग, तो दैट इज बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, देन आपके पास है आइगन एनालिसिस। ये n रो हो गया, n कॉलम हो गया। हाँ, एक चीज जो रहेगी वो है कॉलम नेम्स, कॉल नेम्स
ऑफ बी या फॉर एग्जांपल M3 में कह देता हूँ, तो नल, इसका जवाब नल आया है क्योंकि प्रॉपर देखें कॉलम की नेम्स मैंने नहीं दिए हुए, यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स आ रहे हैं, नेम्स नहीं दिए हुए। इसी तरह रो नेम्स अगर आएंगे, रो नेम दैट विल बी नल। हाँ, लेकिन अगर मैं कॉलम नेम कोई दे दूं तो फिर आप प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कॉलम नेम्स। अब ये क्रिएट करने का क्या तरीका है, कॉलम नेम्स इक्वल टू सी, फॉर एग्जाम्पल आपके C1 C2 और तीसरे का मैं नाम रख देता हूँ कॉलम 3, फॉर एग्जाम्पल कॉलम 3। सो अब आप जब M3 को प्रिंट करेंगे तो यू विल गेट नेम्स लाइक दिस। ठीक है, अब सिंपली आप कॉलम नेम्स अब अगर देखेंगे तो यू विल गेट कॉलम नेम्स ऐसे C1 C2 और कॉलम 3। तो नेम्स, कॉलम नेम्स क्रिएट करने का ये तरीका है। इसी तरह रो नेम्स को क्रिएट करने का यही तरीका है विद द चेंज ऑफ रो नेम्स, और कॉलम नेम्स प्रिंट कराने का ये आपके पास तरीका है। नाउ देन इसी तरीके से डायमेंशन नेम, उस दिन भी ये डिस्कस हुआ था। डिम नेम्स, अगर M3 आप करते हैं तो डिम नेम्स पहला आएगा नल, क्योंकि डिम नेम्स में डायमेंशंस 2 होती हैं मैट्रिसेस में। फर्स्ट डायमेंशन जो है वो रो की होती है, उसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, वो 1 2 3 नंबर्स हैं। और सेकंड जो डायमेंशन है वो कॉलम्स हैं, तो कॉलम्स के नेम आपने प्रोवाइड किए। तो डिम नेम्स में आपके पास 2 चीजें आएंगी अगर आप मैट्रिक्स का पूछ रहे हैं। हाँ, अगर आप अरे का पूछते तो शायद 3 चीजें आती, ये वो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन यू हैव कॉलम नेम्स, डिम, एन रो, एन कॉल आप कर चुके हैं। आर बाइंड, सी बाइंड हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स की कमांड से मैट्रिक्स क्रिएट करना हम सीख चुके हैं। तो ये देखें जरा आइगन एनालिसिस। अब नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज आइगन एनालिसिस। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स आपने पढ़े हैं? जी सर, पढ़े तो हैं। चले, तो आइगन एनालिसिस बेसिकली क्या है, EIGEN, आइगन ऑफ ए। अगेन ये इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आइगन स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास आएगा तो आइगन एनालिसिस पॉसिबल है। सो आइगन एनालिसिस दैट इज सी। अब आपके पास आइगन वैल्यूज आ गई और आपके पास आइगन वेक्टर्स आ गए। पहला आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर, तीसरा आइगन वेक्टर। ये आपको पता है कि जो आपके पास जितने आपके पास मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डायमेंशन होती है, मतलब जितने रोज और जितने जितने कॉलम्स होते हैं, इतने ही आपके पास आइगन वेक्टर्स आते हैं। ठीक है, आइगन वेक्टर 1, आइगन वेक्टर 2, आइगन वेक्टर 3, और ये आपके पास उतनी ही आइगन वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज को फिर आप फर्दर यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, अब ये आइगन एनालिसिस अगर आपने सेव कर लिया EIGEN ऑफ C, तो यहाँ पे एक डॉलर साइन आपके कीबोर्ड में होगा, डॉलर साइन और वैल्यूज। जब आप वैल्यूज लिखेंगे तो आपके पास आइगन वैल्यूज आएंगी सिर्फ। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ तक एक फंक्शन रन हुआ, इसने 2 वैल्यूज जनरेट की। इस 2 वैल्यूज में से पहली जो वैल्यू है दैट इज आइगन वैल्यूज, और दूसरी जो इसकी फंक्शन का जो रिजल्ट है दैट इज आइगन वेक्टर्स। तो आप ये डॉलर साइन की मदद से उन वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। इनको मतलब ये कि आप सेव करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि लैम्डा इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज, सो लैम्डा। अब आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि सम ऑफ लैम्डा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा क्या है, तो फर्दर आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें सम ऑफ लैम्डा, लैम्डा तो दैट इज 156, तो सम ऑफ लैम्डा किस चीज के बराबर होता है जी? सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सर जी, आइगन वैल्यूज का थोड़ा कंसेप्ट दे दें। जी जी, कॉन्सेप्ट मैंने नहीं देना, कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ कैलकुलेट करना बताना है। कॉन्सेप्ट आपको रेलेवेंट कोर्स से मिलना चाहिए ना, अब ये पढ़ ही चुके हैं सर आप। पर
ठीक है सर जी। ठीक है, बेसिकली तो एक डीकम्पोजिशन है ना वैल्यूज की, तो इस तरीके से कि जो आइगन वेक्टर्स हैं, आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस शायद पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत फिर इसका अंदाजा होगा। बेसिकली एक आपका जो क्या कहते हैं कि डेटा का जो रेफरेंस पॉइंट है, उसको आपने इस तरीके से रोटेट करना है कि जो नए वेक्टर्स हैं दे आर नॉट मल्टीकोलिनियर टू ईच अदर, वो दे आर नॉट कोरिलेटेड टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट एक्सेस आपने तलाश करने हैं। अब इनमें जो आइगन वेक्टर्स हैं, इनको दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो उसको आपने रोटेट करना है फर्दर, उधर से आपको मिल जाएगा मल्टीवेरिएट्स। तो आइगन एनालिसिस हो गया। आप कॉलम वाइज सम्स और कॉलम वाइज प्रोडक्ट्स। अच्छा देखें, अगर आप सम अप्लाई करते हैं, सम ऑफ ए, तो दैट इज प्रैक्टिकली यूजलेस। ठीक है, क्यों यूजलेस है? कि वो 248 दे देगा इस तरीके से। इस 248 का आपके लिए कोई मतलब है? तो इसने क्या किया है कि तमाम एलिमेंट्स को सम कर दिया, आपके लिए यूजलेस है सम। हाँ, अगर ये वेक्टर होता एक, तो उसका सम मीनिंगफुल था। एक मैट्रिक्स का सम क्या मीनिंगफुल होता है? द आंसर इज नो। मैट्रिक्स में क्या चीज मीनिंगफुल हो सकती है? उसका कॉलम वाइज सम मीनिंगफुल हो सकता है, रो वाइज सम मीनिंगफुल हो सकता है, वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स मीनिंगफुल हो सकता है। सो कॉल sums of M3 या A फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, that will give you column wise sum, sum of column 1, sum of column 2, sum of column 3। इसी तरीके से ये S कैपिटल है, इसमें याद रखिएगा। कॉलम मीन्स, तो that will be column wise mean, mean of column 1, mean of column 2, mean of column 3। तो ये आपको वहाँ पे अगेन जरूरत पड़ेगी मल्टीवेरिएट डेटा को। जब आप कॉलम में क्या उसको कहते हैं, म्यू वेक्टर बनाते हैं या मीन वेक्टर बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ सकती है कॉलम वाइज सम, कॉलम वाइज मीन। इस तरह रो सम्स एस कैपिटल ऑफ ए। अब ये रो वाइज सम्स हैं। अब देखें 4 वैल्यूज आई हैं, रो 1 का सम, देन रो 2 का सम, देन रो 3, देन रो 4। इसी तरह रो वाइज मीन्स आप कर सकते हैं कैलकुलेट। जाहिर है इसको एक रो में जितनी वैल्यूज हैं उस सम को डिवाइड कर देगा बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 3। क्लियर है जी? जी सर जी। चलिए, देन यू हैव वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। सो अगर आप वेरियंस अप्लाई करें एक मैट्रिक्स पे, यू विल गेट दिस। ये जरा गौर करें कि वेदर दैट इज रो वाइज और कॉलम वाइज। तो ये आपके पास हमेशा कॉलम वाइज वेरिएंस आएगा। दैट इज वेरिएंस ऑफ कॉलम 1, वेरिएंस ऑफ कॉलम 2, वेरिएंस ऑफ कॉलम 3, एंड दैट इज कोवेरिएंस ऑफ कॉलम 1 एंड 2, कोवेरिएंस ऑफ कॉलम 2 1 एंड 3, अगेन कोवेरिएंस ऑफ कॉलम 2 एंड 3। तो ये आप अगर आप कोवेरिएंस दें या वेरिएंस दें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अच्छा, ये याद रखें, ये जो वेरिएंस का फंक्शन है VAR जो मैंने लिखा है, ये अगर आप एक वेक्टर पे अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ सिंगल वैल्यू। जाहिर है एक वेक्टर की एक सिंगल वैल्यू वेरिएंस के तौर पे आएगी। यही फंक्शन VAR वाला जब आप किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। इसके डायगोनल एलिमेंट्स में वेरिएंसेस होंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पे आपके पास क्या होंगे? ऑफ कोर्स कोवेरिएंसेस होंगे। और ये चीज आप सेम COV से भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुई जी ये बात? जी सर जी। ठीक है। देन दो चीजें अहम देखें, डिटर्मिनेंट, ट्रेस एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट DET आपके पास आ जाएगा अगर स्केयर मैट्रिक्स है, तो इट विल गिव यू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स DET। इसी तरीके से ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? सम। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स वैसे होता क्या है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसे ही है ना? जी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं।
जी सर, ये हमने नहीं पढ़ा सर। अच्छा जी, मैट्रिक्स की ट्रेस आपने नहीं मैंने नहीं पढ़ी। पढ़ा। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक पढ़ा सर जी। अच्छा जी, क्या होता है? तो रैंक बहरहाल जो भी है, सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्यू आर मैट्रिक्स का नाम एंड डॉलर साइन आगे रैंक जब आप लिखेंगे तो यू विल गेट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक इज 3। अब बेसिकली क्यू आर एक डिकम्पोजिशन है ऑफ सी। तो इसमें क्या आता है, ये डिकम्पोजिशन आती है, उसके बाद रैंक आता है, इसमें क्वाड्रेटिक वैल्यूज आती हैं, पिवोटल वैल्यूज आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनमें से एक रैंक भी है। चूंकि रैंक निकालने का और कोई तरीका मुझे नहीं दस्तयाब हुआ, तो इसलिए मैंने आपको रैंक इस क्यू आर की कमांड से यहाँ पे बता दिया है। फर्दर आप इसको आइगन वैल्यू, बाय द वे आप आइगन वैल्यू से भी इसको चेक कर सकते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक क्या है। अभी हम देखते हैं। अच्छा, देन यू हैव diagonal elements and identity matrix. Diagonal elements से क्या मुराद है? DEIG, diagonal elements of A या of C में कह देता हूँ स्केयर मैट्रिक्स के तौर में। तो you will get, अगर C ये है तो DI diagonal मैंने अप्लाई किया कमांड C मैट्रिक्स पे, तो आपके पास ये एक वेक्टर आ गया रिजल्ट। ये जरा गौर से सुने, when you apply diagonal command DIAG command to matrix, the result will be a vector, and when you apply the same command on a vector, the result will be in a matrix. Again, अगर आप इस DIAG की कमांड या मतलब डायगोनल की कमांड को मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इसमें वेक्टर आएगा। वेक्टर में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। और इसी कमांड को जब आप एक वेक्टर पे अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एक मैट्रिक्स की शक्ल में आएगा, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसके ऑफ डायगोनल सारे जीरो होंगे। मेन डायगोनल पे आपके पास ये वाली वैल्यूज पड़ी होंगी जो वेक्टर आपने प्रोवाइड किया है। क्लियर है जी बात? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक वेक्टर है x c 5 9 11, ठीक है। सो डायगोनल ऑफ x that will be 5 9 11 on the main diagonal, ऑफ डायगोनल सारे जीरो हैं। और अगर डायगोनल की कमांड में एक मैट्रिक्स पे अप्लाई करता हूं जैसे मैंने सी पे अप्लाई की, तो रिजल्ट विल बी अ वेक्टर जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को उठा के वो एक वेक्टर में रिप्लेस कर देगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है। ये कमांड डायगोनल वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। डायगोनल ऑफ 3 या 5 में कर देता हूँ। इट मीन्स कि यू एक्चुअली नीड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 5 क्रॉस 5 जिसमें ये वैल्यूज आपके पास आएंगी। ठीक है सर जी। जी, सर डायगोनल में ये वेक्टर को मैट्रिक्स में क्यों करता है कन्वर्ट? इसलिए कि ये कमांड इसीलिए बनाई गई है। ठीक है सर। ठीक है, कई दफा आपको जरूरत स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट, वैसे तो जाहिर है इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स तो बहुत ज्यादा होंगे, स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई दफा आपको होता है ना कि आप कोवेरिएंसेस को खत्म करना चाह रहे होते हैं सिर्फ एक ऐसा, जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन का मैट्रिक्स बनाते हैं मल्टीवेरिएट में, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स होता है, उससे आप कोरिलेशन मैट्रिक्स तक पहुंचने से पहले आप एक स्टैंडर्ड डेविएशन का मैट्रिक्स बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मैट्रिक्स में क्या होता है कि मेन डायगोनल पे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशंस पड़ी होती हैं, ठीक है, और ऑफ डायगोनल जीरो होते हैं, ठीक है। अब वो समझने की कोवेरिएंस का अगर डायगोनल एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो दैट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम करके भी देखते हैं अगर टाइम होता है तो, या बेशक कल कर लेंगे। अच्छा ये देखें जरा, डायगोनल ऑफ 5, तो 5 क्रॉस 5 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया मेरे पास। यहाँ पे अब ये सवाल हो सकता है कि आप अगर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाह रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जाहिर है मेन डायगोनल पे 1 1 होगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि मेन डायगोनल पे कोई और वैल्यू हो तो आप क्या करेंगे, 5 और 2 यहाँ पे दे देंगे, तो यू विल गेट मेन डायगोनल पे 5 और 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब जब आप ये दे रहे हैं तो अज्यूम ये किया जा रहा है कि 5 से पहले जो है वो वैल्यू 1 है,
अगर आप कुछ नहीं दे रहे। हाँ, अगर आप कोई वैल्यू दे देते हैं जैसे 3, तो यू विल गेट मेन डायगोनल पे 3 और तमाम ऑफ डायगोनल जाहिर है 0 होने हैं इस तरह के मैट्रिक्स में। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ 3 की जगह आप एक वेक्टर भी दे सकते हैं। आप दे सकते हैं जी 1 2 3 4 5, so that will be like this। लेकिन ये वाला 5 फिर आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सिंपल ये भी कर दें कि मेन डायगोनल पे ये चाहिए, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो डायगोनल जब आप एक वेक्टर पे अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट विल बी अ मैट्रिक्स हैविंग दैट पर्टिकुलर वेक्टर ऑन द मेन डायगोनल, और ऑफ कोर्स ऑफ डायगोनल 0 होंगे। ठीक है, आइडेंटिटी आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। डायगोनल ऑफ जैसे मैंने यहाँ पे किया था 5, तो इट मींस कि आप 1 1 और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 0 है। जी, एनी क्वेश्चन? सर ठीक है। नो सर जी। एक वैल्यू आपके पास एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन की थी, वो मैंने वैसे आपको बता दी थी। और एक इसके अलावा चीज़ है आपके पास आउटर प्रोडक्ट, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी बता दिया। एक चीज़ मैंने आउटर प्रोडक्ट आपको बताई थी। आउटर प्रोडक्ट जो मेरे इल्म में है वो बेसिकली ये है कि ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए इंटू सम ट्रांसपोज ऑफ बी। आउटर प्रोडक्ट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आउटर प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या होगा। अगर मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल outer product of A and B will be अब outer product of A and B will be A and B transpose multiplied by B trans, that is outer product। तो अगर आप outer product को डायरेक्ट कमांड से लेना चाहेंगे तो कमांड आपके पास क्या होगी, ये आपके पास कमांड होगी A %, O फिर %, फिर B। इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट की एक कमांड है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की कमांड से क्या मुराद है कि आप ये लेना चाह रहे हैं A ट्रांसपोज, सॉरी ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, ट्रांसपोज B फॉर एग्जांपल, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A देखेंगे तो दैट विल बी A ट्रांसपोज A। तो इसकी कमांड क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। यहाँ पे अगर आप लिखें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, तो दिस विल बी योर दिस। अब बेसिकली ये क्या किया, ट्रांसपोज ऑफ A into transpose into B, that is you get the same value। तो अगर आप A ट्रांसपोज B चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ऑफ कोर्स क्रॉस प्रोडक्ट की कमांड के अंदर बिल्ट इन है कि इट विल मल्टीप्लाई द ट्रांसपोज ऑफ A विद B। ठीक है, तो आप ज्यादा बेहतर तरीका शायद अंदाज ये है। देन एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास, स्क्रीन शो नहीं हो रही यार। अच्छा आर की स्क्रीन शो यस सर, आर की नहीं शो। चलें ये देख लें, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ए बी के। अब क्रॉस प्रोडक्ट की कमांड के अंदर बिल्ट इन ये मौजूद है कि इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज इनटू बी। तो ए ट्रांसपोज इनटू बी अगर आप वैसे मल्टीप्लाई कर लें या क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट दी सेम रिजल्ट। अब क्रॉस प्रोड लिखा हुआ है तो आपने क्रॉस प्रोड ही लिखना है। प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो शायद ये आंसर आपको ना मिले। ठीक है, जो कमांड है वो कमांड एज इट इज यूज होनी है। तो बेहतर मेरे ख्याल में ये है, अगर आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहते। हाँ, बाज़ औक़ात आपको जरूरत पड़ जाती है, देन आप उसको यूज कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज, अब सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन आपने शायद पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी तो फिर हम इसको छोड़ देते हैं, अदरवाइज ये शायद अगेन मल्टीवेरिएट में ही है, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन। तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो लेट्स लीव इट। हमने अभी तक कुछ नहीं। ठीक है,
इसी तरीके से एक चीज और देखें, यार ये काम ना किया करें जब बजाय इसके कि मुझे डिसेबल करना पड़े। अब ये एक चीज देखें जरा, रिटर्न्स वेक्टर x इन द इक्वेशन, ये आपके पास a इनवर्स b, इसमें से ये आपके पास इक्वेशन है b इक्वल टू a इंटू एक्स, ठीक है। तो अगर आपने x फाइंड करना हो तो दैट इज a इनवर्स b, यही होता है ना आपके पास, ठीक है। इसकी कमांड क्या है आपके पास, यू हैव दिस कमांड दैट इज, सर जी आप ये जो भी टाइप करें हमें शो नहीं हो रहा। यार ये शो करवा देते हैं ना, देखो रिटर्न वेक्टर x in the equation b equal to ax that is a इनवर्स b। अब ये इक्वेशन अगर हो तो आपने इसमें प्रैक्टिस काफ़ी की होगी, इसमें अगर मल्टी में नहीं भी की तो जाहिर है पहली क्लासेस में की होगी। अगर आपने x फाइंड करना है वेक्टर तो दैट विल बी a इनवर्स b, ये तो अंडरस्टूड है ना, जिसमें b एक वेक्टर है, a एक जी सर। मैट्रिक्स है, x एक मैट्रिक्स है। तो दैट विल बी, r की कमांड क्या होगी, सॉल्व मैट्रिक्स a इनटू वेक्टर एंड वेक्टर b, द रिजल्ट विल बी x मैट्रिक्स आपको ऐसे मिल जाएगा इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। अगेन फिर मैं कह रहा हूँ कि सॉल्व अगर आप सिंगल सिर्फ a को सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी a इनवर्स, अगर आप सॉल्व a b करते हैं तो इट मींस कि a इनवर्स b का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। तो इसको अगर आप भले से ऐसे भी कर लें तो मेरा ख्याल है सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर आप ऐसे लिखें सॉल्व a एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद b, तो इसका रिजल्ट a की आएगा, बेसिकली a इनवर्स इनटू b आ रहा है ना आपके पास। तो अगर आप ऐसे करें तब भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कमांड से ऐसे करें तब भी ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब है